Ever wondered what steps farmers should follow to grow food for millions? मतलब कभी आपके माइंड में ऐसा विचार आया हो, कभी ऐसा थॉट आया हो कि चलो ये जो खेती बाड़ी होती है, तो ये खेती करते टाइम जो किसान है वो क्या क्या करते होंगे, कैसे खेती करते होंगे, जाते होंगे सीधे बीज लेते होंगे और सीधे खेत में डाल देते होंगे, या उससे पहले भी कुछ होता होगा, या बीज डालने के बाद भी कुछ और होता होगा। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो खेती करते टाइम जो जो स्टेप्स फार्मर्स फॉलो करते हैं, उन स्टेप्स को कहा जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसा सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है, मतलब ऐसे स्टेप्स हैं जिनको खेती करते टाइम फॉलो किया जाता है। और आज हम वन बाय वन उन्हीं स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि भाई खेती करने से पहले हमें उस जगह की मिट्टी को क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। मतलब क्या होता है कि जो मिट्टी होती है ना, जैसे हमने खेती करी, खेती करने के बाद हमने फसल काट ली। फसल काटने के बाद हम मिट्टी को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने न्यूट्रिशन को दोबारा से गेन कर सके। तो जिस समय पर हमने उस मिट्टी को खाली छोड़ा हुआ था, उस समय पे मिट्टी जो है वो ऊबड़ खाबड़ हो गई, या जब हमने कटिंग वगैरह करी थी उस टाइम पे मिट्टी जो है वो ऊबड़ खाबड़ हो गई। तो अब जब हम उसके अंदर दोबारा खेती करना चाहते हैं तो उस ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर हम खेती नहीं कर सकते, इसलिए उसको एक लेवल पर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम मिट्टी को तैयार करते हैं या मिट्टी की लेवलिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सॉइल के जो पार्टिकल जो समय के साथ साथ सख्त हो गए हैं, वो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं ताकि उनके अंदर वाटर के लिए, एयर के लिए स्पेस बन सके। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, रूट्स जो हैं वो मिट्टी के अंदर डीप डाउन ग्रो कर सके, इसके लिए भी स्पेस जो होता है वो बनाया जा सके इस प्रोसेस के अंदर। तो मेनली अगर देखा जाए, इस प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं: प्लफिंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग। प्लफिंग का मतलब होता है, जिसको आपने हिंदी में सुना भी होगा, जिसको जुताई बोलते हैं। इसमें पहले ट्रेडिशनली क्या किया जाता था, हल का इस्तेमाल किया जाता था, प्लव का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बैल होते थे उनकी शरीर से बांध दिया जाता था लकड़ी की हेल्प से, और खेत की जो थी जुताई की जाती थी। जैसे जैसे बैल आगे चलते थे, हल जो होता था मिट्टी के वो एक तार करता हुआ चलता था। आज की डेट में क्या किया जाता है, इसको इंस्ट्रूमेंट मशीन्स आ गई हैं आजकल तो हमारे पास, तो मशीन्स के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब क्या होता है कि अब पूरे जो ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ मिट्टी थी, पहले हमने क्या करा, जुताई कर ली। अब हम क्या करेंगे, उस जुती हुई मिट्टी को पूरे को एक लेवल लेकर आते हैं। ठीक है, और इस लेवलिंग से क्या होता है कि जो पानी होता है ना, उसको एब्जॉर्ब, जो पानी होता है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है। ठीक है, ज़मीन की सतह पर पानी भर के नहीं रह जाता, पानी को ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मिट्टी के पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके बीच में गैप बन चुका है, स्पेस बन चुका है, तो जो पानी है वो स्पेस के थ्रू अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब होता है कि मिट्टी के न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसमें खाद यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको मिला देते हैं। अगर किसी का घर या देहात टाइप इलाके में हो, या कोई कभी गांव वगैरह गया हो, तो उन्होंने देखा होगा कि गांव के जो लोग होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक वेस्ट को एक जगह स्टोर करके रखते हैं। क्यों स्टोर करके रखते हैं? क्योंकि जब उनके खेतों में जुताई का समय आता है, तो वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक वेस्ट को ले जाते हैं और अपने खेत की मिट्टी में डाल देते हैं, जो कि एक तरीके से क्या है, उनके लिए मैन्योर का काम कर रहा है। वही जो ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको उन्होंने इकट्ठा करा था, वही ऑर्गेनिक वेस्ट अब क्या करेगा, अपने न्यूट्रिशन मिट्टी तक पहुंचाएगा, और अल्टीमेटली उससे उनकी मिट्टी की क्या होगी, क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। तो होप्स हो कि आपको सॉइल प्रिपरेशन समझ में आएगा कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। पहले मिट्टी की जुताई की जाती है, हल चला के स्पेस बनाया जाता है। स्पेस बनाने के बाद फिर लेवलिंग की जाती है, सारी मिट्टी को एक लेवल पर लेकर आया जाता है। फिर उसके बाद मैन्योरिंग की जाती है, उसके अंदर खाद मिलाई जाती है ताकि मिट्टी की क्वांटिटी जो है, सॉरी, मिट्टी की जो क्वालिटी है वो क्या हो सके, अच्छी हो सके। यहाँ पर आता है हमारा स्टेप 2, जिसको बोलते हैं सोइंग। तो व्हाट इज़ सोइंग? सोइंग का मतलब क्या है? सोइंग का मतलब है, जैसे सोइंग को ना हिंदी में कहा जाता है बुवाई। इसका मतलब क्या है कि सोइंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर सीड्स को डालते हैं। ठीक है, हम सभी को पता है कि अगर कोई भी पौधा उगाना है तो उस पौधे को ग्रो करवाने के लिए उसका सीड चाहिए। ठीक है, नॉर्मल यही होता है।
अब वो सीड डालने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं। यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें मिट्टी के अंदर बीजों को डाला जाता है ताकि उससे फसलें उग सके, उस प्रक्रिया को हिंदी में बुवाई और इंग्लिश में सोइंग कहते हैं। वो पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू मिट्टी के अंदर उन सीड्स को डाला जाता है, उसको कहा जाता है सोइंग। अब ये दो तरीके से होती है। पहले ट्रेडिशनली कैसे होती थी, ट्रेडिशनली जो फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे, जब उनका खेत तैयार हो जाता था तो उसके बाद वो क्या करते थे, आपका प्लो हो गया, बैम्बू की जो सीड ड्रिल होती है वो हो गया, उसको यूज़ करते थे और उनसे क्या करते थे, जो सीड्स होते थे उनको डाल देते थे। ठीक है, ट्रेडिशनली ऐसे कुछ हाथों से भी सीड जो होते थे उनको डाल देते थे। अब मॉडर्न डे में क्या हो गया, मॉडर्न डे में हम एक टेक्निक हो गई है जिसको यूज़ करते हैं, जिसको एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं सीड ड्रिल। ठीक है, ये सीड ड्रिल एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करता है जिसको ट्रैक्टर या मशीन के थ्रू मशीन से अटैच कर दिया जाता है और इससे सीड्स को क्या होता है, डाला जाता है खेतों के अंदर। वैसे अगर हम दोनों ही प्रोसेसेस की बात करें तो दोनों ही प्रोसेस के अंदर में अगर देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल मेथड होता है ना, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि हाथों से या फिर किसी फनल टाइप शेप का इस्तेमाल करके मिट्टी में जो बीज होते हैं डाले जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि बीज कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं कम हो जाते हैं, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब हर जगह समान रूप से बीज नहीं पहुँचते। इससे बीज बर्बाद हो जाते हैं और इसमें पूरे खेत तक बीज पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। तो देखा जाए तो ये इसकी कमियां हो गई। बट अगर हम सीड ड्रिल वाले की बात करें तो उसके फ़ायदे क्या क्या है कि पहला तो भाई खेत के हर हिस्से तक, हर कोने तक हमारा सीड जो होता है वो पहुंच जाता है। इससे हमारा समय भी बचता है, इससे हमारी जो है मेहनत भी बचती है। साथ ही साथ अब क्योंकि ये जो बीज है वो बर्बाद नहीं हुए, जगह जगह तक पहुँच गए हैं, तो इससे हमारी फसल भी क्या होती है, अच्छी होती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीड ड्रिल जो है या ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम यूज़ करते हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड में हम फनल का या हाथ का यूज़ करते थे सीडों को ज़मीन पे फैलाने के लिए, लेकिन सीड ड्रिल में हम पूरी एक मशीन का यूज़ करते हैं जो कि बीजों को अच्छे और प्रॉपर ढंग से क्या करती है, मिट्टी में पहुंचा देती है। सीड ड्रिल मेथड की अगर हम बात करें तो सीड ड्रिल हमारा मॉडर्न मेथड है और इससे पहले वाला जो मेथड हमने डिस्कस किया था वो ट्रेडिशनल मेथड था। ट्रेडिशनल मेथड के नुकसान ये थे कि भाई जो बीज है वो हर जगह नहीं पहुंच पाता, बीजों की बर्बादी होती है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और फसल इतनी हमें नहीं मिल पाती। लेकिन वहीं अगर हम सीड ड्रिल मेथड की बात करें तो पहली बात तो बीज हर जगह तक पहुँचते हैं, इसमें टाइम बचता है, इसमें मेहनत बचती है, साथ ही साथ इसमें हमारी फसल जो होती है उसकी पैदावार भी अच्छी होती है की हेल्प से। यानी कि मिट्टी में खाद और उर्वरक डालने से मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मिट्टी के जो उपजाऊ तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वो बढ़ते हैं, जो कि कहाँ पहुँचते हैं, जो कि पौधों के पास पहुँचते हैं, फसलों के पास पहुँचते हैं और उससे हमारी फसल क्या होती है, अच्छी होती है। तो हमारी फसल अच्छी हो, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके, इसी के लिए मिट्टी के अंदर हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को ऐड करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैन्योर और फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और जो आपका फर्टिलाइज़र होते हैं वो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐसे सब्सटेंस है, ऐसा आप ये कह लो एक तरीके से ऐसा मिश्रण है, ऐसा केमिकल कह लो आप, जो भी आप आसान भाषा में आप रिलेट कर पाते हो उसको समझ लो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब खाद को या फिर जब हम उसको मिट्टी में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा जो मिट्टी है उसकी जो न्यूट्रिएंट है ना वो बढ़ जाते हैं। अब पहले मैन्योर की बात कर लेते हैं। मैन्योर यानी कि खाद। मैन्योर कैसे बनाई जाती है, ये ऑर्गेनिकली बनाई जाती है। जितने भी आपके प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ उसका यूज़ करके क्या बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है। अब अगर किसी का जो घर है किसी ऐसे इलाके में हो जहाँ पर खेती बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस है, जो एकदम ऐसे ट्रेडिशनल वे वाले जो गांव होते हैं उस तरीके का जो इलाका है एकदम पूरा, जहाँ पर अगर आपने देखा हो जहाँ पर अभी भी मिट्टी के घर होते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि लोगों के घर में क्या होता है, उनके खेत में ना एक हिस्सा होता है, मतलब घर के आस पड़ोस में एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर वो क्या काम करते हैं, अपने घर के जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ना उनको इकट्ठा कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने देखा होगा, आप शायद
अगर आपने नोटिस किया हो कि कोई भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको ना खेत में एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, या जैसे आपके उपले वगैरह भी होते हैं, जो काव डंग वगैरह होता है उसको भी एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जितना भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, जितना भी आपका ऑर्गेनिक तैयार हुआ आपका वेस्ट, ये धीरे धीरे कंपोस्ट और डिकम्पोस्ट में कन्वर्ट होता रहता है, और बाद में जब मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है तब या मिट्टी के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है तो इसी ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या किया जाता है, वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। इसमें आपने कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग दो प्रोसेसेस के बारे में सुना होगा, जिनके थ्रू क्या होता है, मैन्योर को ना प्रिपेयर किया जाता है। अब मैन्योर को हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया, अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र्स की। फर्टिलाइज़र क्या है, टोटली एकदम आपका केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है जिसको फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रिपेयर किया जाता है अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल करके। इसमें एक मोस्ट कॉमन आपका फर्टिलाइज़र होता है जिसको यूरिया बोलते हैं। जिनका भी थोड़ा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है या जिनके भी घर में कोई ऐसा है, आपने उन्हें कभी ना कभी ऐसे डिस्कस करते हुए देखा होगा यूरिया के बारे में। ठीक है, तो ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है आपका खेत के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम जैसे तत्वों की, जैसे एलिमेंट की कमी को दूर करने के लिए। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्या है और क्यों ऐड किया जाता है, ये समझ में आया आप लोगों को। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर एट रेगुलर इंटरवल। अब देखो, हम सभी को पता है कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या मतलब होती है, ज़रूरत होती है पानी की। ठीक है, अब पानी जो है वो पौधों को कैसे दिया जाए, पानी पौधों तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है ना, इसी को इरिगेशन कहते हैं, यानी कि सिंचाई कहते हैं। अब क्या किया जाता है कि या तो आपका खेत नदी के पास है, ठीक है, और अगर नदी के पास नहीं है, आजकल तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ फार्मर के लिए भी आ गई है। अगर हमारा खेत ज़मीन के नदी के पास नहीं है, पहले ट्रेडिशनली बात कर लेते हैं। इसमें भी दो तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था, जो नदी के पास वाले खेत होते थे या कुएं वगैरह के पास के जो खेत होते थे, वहाँ से ना मिट्टी के रास्ते बना दिए जाते थे, ऐसे मेड़ टाइप में बना दी जाती थी, जिससे क्या किया जाता था, नदी का पानी का जो बहाव होता था थोड़ा सा खेतों की तरफ कर दिया जाता था, जिससे कि नदी का पानी कहाँ पहुँच जाए, खेतों तक पहुँच जाए, और खेतों के अंदर जो फसल खड़ी हुई है, जो फील्ड में क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप्स को क्या मिल सके, फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर मिल सके। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बदला, टाइम चेंज हुआ, तो मेथड भी चेंज हुए। अब मेथड चेंज हुए तो हमारे पास आए मॉडर्न मेथड। ठीक है, मॉडर्न मेथड के अंदर आपकी कुछ फेमस मेथड है, जिनमें से आपका दो बहुत फेमस मेथड है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरीगेशन दोनों में ना एक चीज़ कॉमन होती है कि दोनों में ना पाइप्स का नेटवर्क बिछा दिया जाता है। ठीक है, पाइपलाइन का एकदम नेटवर्क बिछा दिया जाता है। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर समरसीबल्स के थ्रू या मोटर्स के थ्रू पानी को ग्राउंड से लिया जाता है और उसके बाद वाटर के ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, एकदम जैसे आप नोजल घुमाएंगे, पानी जो है एकदम फव्वारे की तरह, जैसे आपके शावर में पानी गिरता है, ऐसे शावर की तरह, रेन की तरह पानी जो है वो पौधों तक पहुंच जाएगा। लेकिन ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इसमें वाटर की वेस्टेज ना हो, इसलिए पानी जो होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है। इससे पानी की कमी भी नहीं, मतलब पानी की बर्बादी भी नहीं होती है और पौधों को पानी भी मिल जाता है। तो ये हो गया आपका इरिगेशन। इरिगेशन के प्रोसेस में क्या किया गया, पानी पहुंचाया गया। कहाँ तक पहुंचाया गया, खेतों तक पहुंचाया गया। कहाँ से पहुंचाया गया, पहले नदियों से पहुंचाया जाता था, नदियों से मेड़ बना दी जाती थी, इसको ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी से रास्ता बना दिया जाता था, जिसको हिंदी में मेड़ कहते हैं। मिट्टी से रास्ता बना बना के नदी का पानी जो था खेतों, या कुएं का पानी जो था खेतों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन अब बाद में क्या किया जाता है, समरसीबल की हेल्प से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम के थ्रू पाइप्स का नेटवर्क बिछा के स्प्रिंकल की फॉर्म में, रेन या फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी खेतों में जो हमारी फसल खड़ी है उनके पास तक पहुंचाया जाता है। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले स्टेप की, जो कि है स्टेप नंबर 5, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड का मतलब क्या हुआ आपका। अब वीड्स की बात कर लेते हैं। वीड्स को ना हिंदी में कहा जाता है खरपतवार। वीड्स ना ऐसे पौधे होते हैं जो कि ना अपने आप उग गए हमारे फसल के बीच में, जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, वो अनवांटेड है। ठीक है, लेकिन अपने आप उगाए हैं, हमें चाहिए नहीं थे लेकिन फिर भी उगाए हैं। अब आप लोग सोचोगे कि ठीक है, पौधे ही तो हैं, उगाए हैं तो क्या हो गया, उनसे छुटकारा पाने की क्या ज़रूरत है, जो हम बोलते हैं कि वीड को रिमूव कर देना चाहिए, खरपतवार हटा देनी चाहिए।
एक तरफ बोला जाता है पौधे लगाओ पौधे लगाओ पौधे लगाओ, और अब जब ये पौधे अपने आप लग चुके हैं तो पौधे हटाओ पौधे हटाओ पौधे हटाओ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो वीड्स होते हैं, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट है ना, अब वो अगर हमारे खेत के अंदर उग गए, ठीक है, उग गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उगने के बाद क्या होता है, उनको भी सर्वाइव करना है। उनको सर्वाइव करना है तो उनको सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट के लिए वो क्या करेंगे, मिट्टी में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे। तो अब जो न्यूट्रिएंट आपके पौधों को मिलना चाहिए था, वो न्यूट्रिएंट किसको मिल जाएगा, वो न्यूट्रिएंट का कुछ हिस्सा चला जाएगा खरपतवार के पास, यानी कि वीड्स के पास। इससे क्या हुआ, आपके फसलों को नुकसान हुआ। फिर आप सिंचाई करोगे, इरिगेशन के थ्रू पानी पहुंचाओगे, वो पानी किसके लिए था, फसलों के लिए था, लेकिन उनके बीच में हिस्सा मांगने कौन आ गया, वीड्स आ गए। पानी की कमी हो गई, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, पानी और न्यूट्रिशन की कमी हुई तो फोटोसिंथेसिस ढंग से नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलेंगे, फसल सही से नहीं ग्रो करेगी। ओवरऑल जो किसान इतने दिनों से मेहनत कर रहा है फसल को उगाने के लिए, उसकी मेहनत का आधा हिस्सा तो खरपतवार यानी कि वीड्स ने बर्बाद कर दिया। इसीलिए वीड्स को हटाया जाता है, वीड्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है। क्यों रिमूव किया जाता है ये समझ में आया। अब वीड्स को रिमूव करने के लिए भी दो तरीके होते हैं। पहला तो मैनुअल तरीके होता है, ठीक है, मतलब हाथों के थ्रू खुरपी वगैरह जो होती है उसका इस्तेमाल करके जो है वीड्स को हटा दिया जाता है। दूसरा होता है केमिकल मेथड। इसमें कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जिनको स्प्रे करके क्या किया जाता है, धीरे धीरे उस पूरे एरिया में स्प्रे करके क्या होता है, जितने भी वीड्स है जो अनवांटेड प्लांट है उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये आपके हो गए वीड से रिमूवल के दो तरीके। पहला मैनुअल, जिसमें आप हाथों के थ्रू यूज़ करते हैं और उसको हटाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा हो गया आपका केमिकल्स के थ्रू, यानी कि वीडीसाइड्स के थ्रू। इस हमारा हार्वेस्टिंग, ठीक है। इससे पहले वाले एग्रीकल्चर के स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये हमारा अगला स्टेप है जिसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने फसल उगाई, फसल में आपने पूरी मेहनत करी, अब आपकी मेहनत जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, रंग ला चुकी है, आपकी फसल जो है वो पूरी तरीके से पक के तैयार हो चुकी है। अब क्या करना है, अब आपको उसको कटाई करनी है। कटाई मतलब उसको काटना है, पौधे को निकालना है उसमें से, इसी को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो जब आपकी फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो उनको काट दिया जाता है, उनको खेतों में से निकाल लिया जाता है, इसी को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। पहले हार्वेस्टिंग क्या की जाती थी, मैनुअली की जाती थी, हाथों का इस्तेमाल किया जाता था, पौधों को निकाला जाता था। अब क्या किया जाता है, अब हम इस पे मशीन का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हार्वेस्टर। अब ये हार्वेस्टर क्या करता है, इस हार्वेस्टर की वजह से आपका धीरे 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 जो काम पहले आपको बहुत टाइम लगा के करना पड़ता था, अब वो काम बहुत जल्दी, बहुत फास्ट स्पीड में, बहुत ही फास्ट स्पीड से हो जाता है, ठीक है। तो हार्वेस्टर क्या होता है और हार्वेस्टिंग क्या होता है ये आपको समझ में आया। हार्वेस्टिंग का वो प्रोसेस है जिसमें फसल एक बार तैयार हो जाती है तो उस तैयार फसल को क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, और हार्वेस्टर उस मशीन को बोलता है जिसका इस्तेमाल करके उन फसलों को काटा जाता है। फर्स्ट स्टेप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर आता है जिसको बोलते हैं स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या है, देखो भैया आपने खेती कर ली, फसल तैयार हो गई, फसल आपने काट के भी रख ली। अब उस कटी हुई फसल का, उस पकी हुई फसल का जो अनाज आपके पास इकट्ठा हुआ है, उस अनाज को कहीं स्टोर करके भी तो रखना पड़ेगा ना। तो उस अनाज को स्टोर करके रखने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टोरेज, यानी कि हिंदी में इसको कहा जाता है भंडारण, ठीक है। तो कटाई के बाद जो भी अनाज हमारे पास तैयार हुआ, उस अनाज को सही तरीके से प्रॉपर स्टोर करके रखने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, स्टोरेज कहा जाता है। अब प्रॉपर तरीके से स्टोर करने का मतलब क्या है, प्रॉपर तरीके से स्टोर करने का मतलब ये है कि देखो अगर हम उसको ऐसे एयर में छोड़ देंगे तो एयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर की वजह से वो जो अनाज है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर फंगस लग जाएगी, फफूंदी लग जाएगी, तो वो हो जाएगा बर्बाद, ठीक है। अब इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनके बीच में अगर अनाज को ज़्यादा लंबे टाइम तक उसके स्टोर करके रखा जाए ढंग से, तो क्या होगा, उसके अंदर हो जाते हैं छोटे छोटे कीड़े, पेस्ट हो जाते हैं।
तो वो अनाज भी हमारे लिए क्या हो गया, बेकार हो गया। तो ऐसे में मौसम से, मॉइस्चर से, पेस्ट से, सड़ने से, गलने से उस अनाज को बचाने के लिए उसका ढंग से स्टोर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ढंग से स्टोर करके रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिलोज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम ग्रेनरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। कई जगहों पर क्या होता है, जो आपके जूट बैग होते हैं, ठीक है, जो आपकी बोरियां होती हैं, उन बोरियों में उनको भर के ठंडी जगहों पर स्टोर करके रख दिया जाता है। आप सभी ने कोल्ड स्टोरेज के बारे में सुना होगा, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज के अंदर उनको स्टोर करके रखा जाता है, जिससे कि क्या हो, जो फसल है वो ख़राब ना हो और वो लोगों तक बहुत आराम से सही सलामत पहुंच सके, जिससे कि क्या हो, हमारे अनाज की बर्बादी भी ना हो और लोगों को उनके लिए पूरा प्रॉपर जो ग्रेन्स है, जो अनाज है, वो भी मिल जाए।